आप इनकी पीड़ा को समझिए। जिस व्यक्ति को, जिस समाज को ये अपने पैरों में दबाकर रखते थे और आज वही समाज शिक्षा का अधिकार लेकर इनके सर पर बैठ रहा है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की हो रही है। और जो ओबीसी को इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ओबीसी ताकतवर है इस देश में, संख्या में भी है और धन संपदा। लक्ष्मीबाई कॉलेज में डॉक्टर नीलम मैडम को थप्पड़ जड़ाया गया था एक ब्राह्मणवादी प्रिंसिपल के द्वारा। किस लिए? एक मीटिंग में उन्होंने बिना पढ़े साइन करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई बिना पढ़े मैं किसी भी चीज पे साइन नहीं करूंगा, और इसी बात पे प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा था, मतलब कॉलेज की प्रोफेसर को। तो आप समझिए क्या ये जातिवाद नहीं है? ये जातिवाद नहीं है। इतनी एट्रोसिटी होती है आए दिन, बच्चों के नंबर काट लिए जाते, बच्चों को जानबूझकर फेल किया जाता है, जानबूझकर उनका मनोबल गिराया जाता है और बात बताया अरे ये तो चूड़ी चमारी से लग रहा है, ये तो चूड़ी चमारी से। तो बताइए क्या ये जातिवाद नहीं है? एक अकेले बाबा साहब जिन्होंने आपको संविधान दे दिया, संविधान में लोकतंत्र दे दिया, आरक्षण दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार दे दिया। उसके बाद में एक साहब मान्यवर काशीराम जी आए जिन्होंने एक झाड़ू लगाने वाले, एक सब्जी बेचने वाले को सत्ता के गलियारों में पहुंचा दिया। लेकिन आज इतने पढ़े लिखे लोग होकर भी ना बाबा साहब को समझ पा रहे, ना साहब मान्यवर काशीराम जी को समझ पा रहे, और ना ही भगवान बुद्ध की विचारधारा को समझ पा रहे। जिस तरह से वी.आर. गवई, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंडिया के, उनके ऊपर जूता फेंका गया, वो किस मानसिकता के लोगों ने फेंका था? वो कौन सी मानसिकता के? तो वो बताएंगे कि जातिवाद व्यवस्था नहीं होती है। आपको पता होगा रोहित वेमुला का केस, पायल तड़वी का केस, इंद्र मेघवाल की घटना, गुजरात में आप चले जाइए, आज भी जाति के आधार पर लोगों को मकान नहीं मिलते किराए में। और मैं अपना जीता जागता उदाहरण दूं, अभी कल परसों मैं बिहार में थी, जब हम बुद्धिज्म की बात करें तो आरएसएस के और बजरंग दल के एक बहुत बड़े झुंड ने हमें आकर घेर लिया और इतना प्रेशर बनाया, जब हमने पुलिस को फोन किया तब वो वहां से भागे। तो आज देखिए ना किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं ना कि जाति व्यवस्था नहीं है, वो मुझसे बात करे आके, मैं बताती हूँ कि जाति व्यवस्था नहीं है। आज हम कितने ही सूट वूट पहन लेना तो पूछते हैं मैडम नाम क्या है, नाम भी बता दें। नीला नहीं, पूरा नाम बताइए, मतलब पूरा नाम। मतलब जाति पिंडदान हो रहा था, पिंडदान हो रहा। अब ये बताइए इतनी हिम्मत आई कहां से कि कुछ मुट्ठी भर लोग वहां पर जाकर पिंडदान कर रहे हैं और तरह तरह के कर्मकांड कर रहे हैं। मेन बुद्धा टेम्पल जो कि बोध गया विहार है, वहां पर शिवलिंग स्थापित कर दिया। ये हिम्मत आए कहां से? भारत का इतना बड़ा धर्म, इतनी ज्यादा कंट्रीज जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो उसको रुकवा दे। लोग आंदोलन तो कर रहे हैं आज महाबोधि महाविहार को लेकर, लेकिन वो आंदोलन कैसा चल रहा है ये हम सभी की जूती के बराबर समझा जाता था। लेकिन आज तो महिलाओं को नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज को पैर की जूती के बराबर ये ब्राह्मणवादी लोग जो 2% भी नहीं भारत देश में, वो कह रहे हैं। और हमारे लोग मतलब इतनी आसानी से सुन रहे हैं, रोडों पर उतर रहे, जैसे कार कर रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ अगर भारत देश में एक दिन सिर्फ एक क्रांति छिड़ जाए, हिंदू धर्म को छोड़कर सभी बौद्ध बन जाए, तो मैं कहती हूँ ये सरकार भी मुंह के बल गिरेगी। और यूजीसी एक्ट, वो जो एक्ट है उसमें स्टे मिल गया है। वो कह रहे हैं कि ये एक्ट जो है हमारे बच्चों के लिए डेथ वारंट था। वो 7th क्लास के लोग कह रहे हैं। पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, जो स्वर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि डेथ वारंट था, तो मैं आपको बता दूं वो सदियों से इस भारत देश के बहुत बड़े तबके के साथ में अत्याचार करते आए हैं और आज उन्हें डर सता रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से रेगुलेशन पारित करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी स्टे लग गया है, तो इन्हें डर किस बात का है? अगर ये अत्याचार शोषण नहीं करते या जाति के आधार पर एट्रोसिटी नहीं करते, तो फिर डर किसका है? क्योंकि वो तो वही कहावत हो गई ना कि जो चोरी करेगा वही डरेगा। जब जो व्यक्ति चोरी नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैं चोरी नहीं करती तो मुझे ना पुलिस का डर होना चाहिए, ना किसी व्यक्ति का डर होना चाहिए। लेकिन ये अच्छे तरह से जानते हैं कि इनके दिमाग में जो जातिवाद सदियों से भरा पड़ा है, आज से नहीं है, ये कई साल पुराना इतिहास है कि जिस तरह से जातिवाद करते हैं, दूसरों की विरासतों को हड़पते हैं, दूसरे की संस्कृति पे कब्जा करते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो देश का सिनेरियो बना हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। और ये वाली एक बात है आज जिस तरह से वर्तमान में जो चीजें भारत देश में घट रही है, क्योंकि जाति के आधार पर बहुत सारे अत्याचार शोषण हो रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि आज जो वर्तमान समय में बहुजन है वो मुझे लगता है नहीं जाग रहे, और जाग रहे तो किस तरह से? प्रतीकात्मक तो जाग रहे, झंडे उठाकर, डंडे उठाकर, बैनर उठाकर तो रोडों पर उतर आते हैं। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब ने एक दिशा निर्देश दिया कि आप उस संस्कृति, उस व्यवस्था को छोड़ दीजिए जो आपके ऊपर अत्याचार शोषण करती है, लेकिन लोग आज समझ में नहीं आ रहा कि उस तरफ क्यों नहीं बढ़ना चाहते। और वही कारण है कि अब चंद मुट्ठी भर लोग जाकर स्टे लगवा लेते हैं और इतना बड़ा बहुजन समाज जो कि 80-85% कहा जाता है वो आज भी सड़कों पर है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अब तो संविधान का युग है, कहीं न द्रोणाचार्य भी नहीं कि नहीं है, कहीं भी ना एकलव्य का अंगूठा कटेगा। अब तो आप डर क्यों रहे हैं? देखिए, एकलव्य का अंगूठा जिस तरह से कटा था वो फिजिकली तौर पे कटा था, लेकिन आज जिस तरह से यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में, स्कूलों में जिस तरह से अंगूठा काटा जा रहा है ना, वो सब दिख रहा है। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स देखे आते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होते हैं, तो वहां पर उनके मार्क्स देखे ना, मतलब 2-2, 3-3 नंबर उन्हें दिए जाते हैं। अब आप खुद सोचिएगा कि जो बच्चे रिटर्न में 500 में से 445 नंबर ला रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं प्रैक्टिकल में उनके इतने कम
नंबर आएंगे। तो आज अंगूठा इस तरह से काटा जा रहा है, तो वो द्रोणाचार्य उस समय भी थे और आज भी है। और आज जिस तरह से मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जब तक बहुजन समाज इस जाति व्यवस्था से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक बाबा साहब की बात को नहीं मानेगा, जब तक बुद्धिज्म अडॉप्ट नहीं करेगा, तब तक मुझे लगता है ये हजारों जातियों में बटा हुआ समाज आए दिन इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को अपने ऊपर आमंत्रित करता रहेगा कि आप आइए, अत्याचार कीजिए, शोषण कीजिए। और किसी भी तरह से जो आप देख रहे हैं बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है, तो ये कमी उन 10% या 15% लोगों की नहीं है, बल्कि ये कमी बहुजन समाज के उस 85% की है जिसने बाबा साहब की बात को आज तक नहीं माना है। तो मैं तो कहूंगी गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे अपने लोगों की है जो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गधा और घोड़े के साथ नहीं रह सकते। देखिए, जो लोग गधे और घोड़े की बात कर रहे हैं, और अभी मैंने एक वीडियो भी देखा था, मतलब प्रोफेसर है, टीचर है, वो कह रहा है कि पैर की जूती को क्या सर पे बिठा ले। आप सोचिए, बहुजन समाज के लोगों का आज पैर की जूती बताया जा रहा है। वो मनुवादी व्यवस्था थी, मनुस्मृति थी, उस समय भी यही हाल था कि महिलाओं को पैर की जूती के बराबर समझा जाता था। लेकिन आज तो महिलाओं को नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज को पैर की जूती के बराबर ये ब्राह्मणवादी लोग जो 2% भी नहीं इस भारत देश में, वो कह रहे हैं। और हमारे लोग मतलब इतनी आसानी से सुन रहे हैं, रोडों पर उतर रहे हैं, जैसे कार कर रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ, अगर भारत देश में एक दिन सिर्फ एक क्रांति छिड़ जाए, हिंदू धर्म को छोड़कर सभी बौद्ध बन जाए, तो मैं कहती हूँ ये सरकार भी मुंह के बल गिरेगी। और जितने ये आज हिंदू राष्ट्र की मांग लेकर उठ रहे हैं ना, और जो कह रहे हैं कि पैर की जूती, कह रहे हैं कि सर पर बिठा ले, इन लोगों को इतना नहीं पता कि एक जूते एक मनुष्य में कितना बड़ा फर्क होता है। आप एक निर्जीव चीज को एक सजीव चीज से तोल रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि उनका बुद्धि विवेक कितना है और इतना जो बुद्धि विवेक बहुजन समाज है उनका कितना है, क्योंकि कमियां दोनों में नजर आ रही है। वो कभी मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना नहीं चाहते और बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की बात को नहीं मानना चाहते। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद, 21 साल तक वो तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में और खासकर इस बहुजन समाज के लिए एक ऐसा धर्म है जो इस देश का कल्याण कर सकता है। तो वो 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और लाखों लोग उनके साथ में करते हैं। लेकिन विडंबना है कि जो लाखों लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, वो प्रतीकात्मक किया। अगर वो चित्त के आधार पर या सही रूप से उस बुद्ध धर्म को ग्रहण करते, तो मैं कहती हूँ पूरा भारत एक तरह से बौद्धमय की विचारधारा से लबालब होता। और जो जाति व्यवस्था है ना, वो आज भारत में देखने को नहीं मिलती। और ये बहुजन समाज जो बात बात पे कहता है कि हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे, तो ये शायद इस देश का हुक्मरान भी होता है, लेकिन जरूरत है अपने महान पुरुषों की बातों को मानने की। आज मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से सर्वे किया, बहुत मिलन परिवार हो रहा है, बहुत सारे लोग आए। आज मैंने महिलाओं को देखा, इतनी बड़ी बड़ी मांगे भरी हुई है, हाथ में लाल कलावे बंधे हुए, पैरों में चुटकियां हैं, बिछुए। अब बताइए हम कौन सी संस्कृति को ढो रहे हैं? नकली बौद्ध कौन से? हाँ बिल्कुल, मैं वो गुरेज नहीं कहते हुए कि नकली बौद्ध है, क्योंकि असली बौद्ध का मतलब आप देखिए, एक मुसलमान को देखिए, आप उसको दूर से ही पहचान लेंगे कि भाई ये मुसलमान है। आप किसी अन्य सिख को देखिए, उसको दूर से पहचान लेंगे सिख। एक हिंदू महिला को देखेंगे, उसके परिधान से आप पहचान लेंगे। लेकिन बौद्धों की पहचान क्या है? बौद्धों की पहचान उनका व्यवहार होता है। लेकिन आज ना तो हमारे व्यवहार में बुद्धिज्म दिख रहा है, महाबोधिज्म का बिहार है, जहाँ बोध गया वहाँ तो शिवलिंग रखवा दिया है। हाँ तो वो रखवाएंगे ना, जब नकली बौद्ध बन के रहोगे तो वो तो शिवलिंग भी रखवाएंगे, कल को वो शिव की मूर्ति भी लगा देंगे, कल को वो आपने देखा ना पिछले साल में क्या हुआ था, वहां पर पिंडदान हो रहा था, पिंडदान हो रहा। अब ये बताइए इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि कुछ मुट्ठी भर लोग वहां पर जाकर पिंडदान कर रहे हैं और तरह तरह के कर्मकांड कर रहे हैं। मेन बुद्धा टेम्पल जो कि बौद्ध का विहार है, वहां पर शिवलिंग स्थापित कर दिया। ये हिम्मत आई कहां से? भारत का इतना बड़ा धर्म, इतनी ज्यादा कंट्रीज जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करती है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो उसको रुकवा दे। लोग आंदोलन तो कर रहे हैं आज महाबोधि महाविहार को लेकर, लेकिन वो आंदोलन कैसा चल रहा है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। और जिस तरह से मैंने भंते जी से भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी साफ कहा कि ना तो अच्छे उपासक है, ना अच्छी उपासिका है, और ना ही आज बौद्ध भिक्खु जो एक तरह से मैं कहती हूँ मंझा हुआ बौद्ध भिक्खु होता है, जो सीलों पर आधारित होता है, जो विनय पर आधारित होता है। बौद्ध भिक्खु से बात कीजिए ना, बौद्ध भिक्खु के आप पहनावे को देखिए, उठने बैठने के तरीके के। आज बौद्ध भिक्खु मतलब हेयर स्टाइल रख रहे हैं। बताइए विनय क्या कहता है? विनय लोगों ने पढ़ा नहीं है, शिक्षित हुए नहीं है, प्रशिक्षण लिया नहीं है और सिर्फ जीवन धारण करके घूम रहे। हम देखिए RSS के इतने लोग आज आपको मिल जाएंगे जो मार्केट से 400-500 रुपए का चीवर खरीदते हैं और पहन लेते हैं और फिर वो समाज में जाते हैं, समाज में वही परंपराएं, वही रूढ़िवादी, वही कर्मकांड, फिर बहुजन समाज को वही उलझा रहे। लेकिन जो समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो भिक्खु हैं, जिन्होंने सही रूप में धर्म को धारण किया है, धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको बाहर निकल कर आना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगी कि बौद्धों के लिए सबसे पहले जो धर्म गुरु हैं जितने भी हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए। बौद्ध भिक्खुओं को उनका एक महासंघ का निर्माण करना चाहिए और उन्हें फिर दिशा निर्देश उपासक उपासिकाओं को देना चाहिए कि भाई आप इस तरह से रहिए, इस तरह से ये करिए, ये करिए। लेकिन आज भारत में हम देखते हैं ना तो कोई भिक्खु संघ दिखाई देता है और ना ही उपासकों का कोई एक बड़ा संघ दिखाई देता है। यहाँ पर भी आप देखें तमाम बैनर लगे थे अलग अलग संगठनों के। संगठन बनाने में कोई बुराई नहीं है, मेरे को कोई बुराई नहीं लगती कि
संगठन बनाइए, लेकिन आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, उद्देश्य एक होना चाहिए। आप देखिए आरएसएस के तमाम संगठन बने, 150 ऊपर से शाखाएं हैं उनकी, लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो वो सभी को एक ही चीज दिखाई देती है, उसके अलावा कोई चीज नहीं दिखाई देती। लेकिन हमारे हजारों लाखों संगठनों को क्या दिखाई दे रहा है? कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है। अगर आप भारत में आप आंकड़ा उठाकर देंगे ना, कम से कम 60 लाख संगठन ऐसे हैं जो बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा पर रजिस्टर है। गली मोहल्ले के तमाम संगठनों की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर वो हजारों संगठन या लाखों संगठन आज भारत को बोध में नहीं कर पा रहे हैं, तो कमियां उन लोगों की नहीं है जो आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, बल्कि कमियां इन लोगों की है, इन्हीं के कारण वो आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, प्रशिक्षित नहीं होंगे, धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। सीजे साहब ने कहा था कि आप समाज को पीछे की तरफ क्यों ले जा रहे हो, कहाँ होता है जातिवाद जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। उन्होंने ये बयान भी दिया था, कह रहे थे अब तो अंतर्जातीय विवाह भी होने लगे देश में। अच्छा, सीजीआई ने ये बात कही, मैं सीजीआई से ही पूछना चाहती हूँ, अभी पिछले दिनों जिस तरह से वीआर गवई, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंडिया के, उनके ऊपर जूता फेंका गया, वो किस मानसिकता के लोगों ने फेंका था? वो कौन सी मानसिकता के थे? वो बताएंगे कि जातिवाद व्यवस्था नहीं होती है। आपको पता होगा रोहित वेमुला का केस, पायल तड़वी का केस, इंद्र मेघवाल की घटना, गुजरात में आप चले जाइए, आज भी जाति के आधार पर लोगों को मकान नहीं मिलते किराए में। और मैं अपना जीता जागता उदाहरण दूं, अभी कल परसों मैं बिहार में थी, जब हम बुद्धिज्म की बात करे तो आरएसएस के और बजरंग दल के एक बहुत बड़े झुंड ने हमें आकर घेर लिया और इतना प्रेशर बनाया, जब हमने पुलिस को फोन किया तब वो वहां से भागे। तो आज देखिए ना किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं ना कि जाति व्यवस्था नहीं है, वो मुझसे बात करे आके, मैं बताती हूँ कि जाति व्यवस्था नहीं है। आज हम कितने ही सूट वूट पहन लेना तो पूछते हैं मैडम नाम क्या है, नाम भी बता दें, नीला नहीं नहीं पूरा नाम बताइए, मतलब पूरा नाम। वो जाति ढूंढ रहे हैं, वो जाति ढूंढ रहे हैं आपके नाम पे कि हाँ जाति ढूंढ ली उन्होंने तो। हाँ, तो देखिए ना, आप खुद देखिए कि कल तक जो लोग कहते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी हमारा बाप है और हम मोदी के ये है, और वही लोग जैसे ही ये वो आया, क्या नाम एक्ट है यूसीजी है, वैसे लोग मोदी की जाते की नदी की तेली तमोली कुर्मी, मतलब इस तरह से उनको संबोधित करने लगे, उनका बहिष्कार करने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि अगर मोदी ने ये कानून वापस नहीं कराया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। खुशी मना रहे, जीत तो गए, उन्होंने स्टे लगवा दिया कानून पर। देखिए वो खुशियां मनाएंगे, वो खुशियां मनाएंगे, खुशियां मनाने का उनका अधिकार है, क्योंकि वो चंद मुट्ठी भर लोग रोडों पर उतरे, रोडों पर उतर कर उन्होंने स्टे लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, तो खुशियां मनाएंगे। ये लोग जो इसमें कार्यक्रम में आए हैं, ये क्यों डांस कर रहे थे आज यहाँ पर, ये क्यों खुशी मना रहे हैं? देखिए क्या मिल गया आज? ये मुझे लगता है शायद अपनी हार की खुशी मना रहे होंगे, मुझे लगता है ये। मैं पुख्ता नहीं कहती, अधिकार आपके छिन रहे हैं। एक अकेले बाबा साहब जिन्होंने आपको संविधान दे दिया, संविधान में लोकतंत्र दे दिया, आरक्षण दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार दे दिया, उसके बाद में एक साहब मान्यवर काशीराम जी आए जिन्होंने एक झाड़ू लगाने वाले, एक सब्जी बेचने वाले को सत्ता के गलियारों में पहुंचा दिया। लेकिन आज इतने पढ़े लिखे लोग होकर भी ना बाबा साहब को समझ पा रहे, ना साहब मान्यवर काशीराम जी को समझ पा रहे, और ना ही भगवान बुद्ध की उस विचारधारा को समझ पा रहे हैं कि जो ये बात करते हैं करुणा मैत्री भाईचारे की। आप देखिए ना बौद्धों में ना भाईचारा दिखाई देगा, ना करुणा दिखाई देगी, ना मैत्री दिखाई देगी, हर किसी में मैं लगी है, मेरा संगठन, मैं अध्यक्ष, मैं प्रध्यक्ष। तो ये चल क्या रहा है? 1975 में फिल्म आई थी पोंगा पंडित, उसका विरोध नहीं हुआ था 1975 में। फिल्म का आज विरोध हो रहा है जो फिल्म आई है घूसखोर पंडित। क्या दिक्कत है इस फिल्म से? देखिए घूसखोर पंडित से दिक्कत है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जाके मोहन भागवत से पूछे। अभी मोहन भागवत ने पिछले दिनों जो ब्राह्मण को लेकर और पंडित को लेकर एक प्रकरण उठा, तो उन्होंने कहा था अरे नहीं, पंडित का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिजीवी। तो आज जब घूसखोर पंडित फिल्म आई है तो क्यों इन ब्राह्मणों को मिर्ची लग रही है? आप सोचिए, इनका काम सिर्फ इतना है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये कहावतें नेताओं के लिए कही गई है, लेकिन अगर आज वर्तमान समय में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग है, जो ब्राह्मण है, जो चंद मुट्ठी भर लोग है ब्राह्मण, मैं वही तो कह रही हूँ ना। अब आप खुद पंडित आप मान रहे, एक तरफ तो आप अपने आप को पंडित के रूप में, विद्वान के रूप में स्थापित करो, और दूसरी तरफ आपको इतनी मिर्ची लग रही है, तो मिर्ची लग क्यों रही है? आप सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? से दिक्कत हुई है उनको, करप्शन जो जोड़ा गया है। तो गलत क्या कहा है? भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप कितने हजार साल पीछे चले जाए, आप देखिए कितने लोग यहाँ से माल लूट कर भाग गए, सब कुछ हो गए। और ये जो ब्राह्मण लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, अगर आज इनको मिर्ची लग रही है तो मिर्ची क्यों लग रही है, ये पहले आके स्पष्टीकरण देना कि भाई हमें बदनाम कहाँ कर दिया जाए। आप देखिए आरक्षण को लेकर ये लोग रोज छाती पीटते हैं कि आरक्षण से आ गए, आरक्षण से आ गए। आप में चाहे कितनी योग्यता है, लेकिन आपके ऊपर एक तमका ऐसा लगा देते हैं, एक स्टैंप लगाते हैं। और जो सुदामा कोटा है, क्या था वो क्या था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आज इन लोगों को टॉयलेट करने भी जाना होता है, जमीन को कान पे लटका के जाते हैं, आज भी इतनी हिम्मत नहीं है इन लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग सदियों से एक बहुत बड़े तबके का शोषण करते हैं, अत्याचार करते आए हैं, और आज वही तबका पढ़ लिख कर संविधान के माध्यम से आगे निकल रहा है, इनकी बराबरी कर रहा है, इनसे सवाल पूछ रहा है, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। इनको इनके इतिहास से रूबरू कराया कि आप कितने घूसखोर है, कितने भ्रष्टाचार है, कितने करप्ट रहे, कितने आपने बहन बेटियों के साथ अत्याचार शोषण किया, किस तरह से आपने भारत को लूटा है, किस तरह से आपने लोगों को गुलाम बनाया। क्या ये भी वजह है कि इस बार ओबीसी डाल दिया गया है इसमें, इस एक्ट में?
देखिए, ओबीसी डाल दिया गया है, ये कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ओबीसी की मैं कह सकती हूँ एक जाति के आधार पर एक संख्या बल ज्यादा है और एक वो दबंग जाति कही जाती है, पैसा भी उसके पास में, तो उनको आज डर सताया है कि जब हम एससी के ऊपर एट्रोसिटी करते थे, उन्हें किसी भी तरह से जाति सूचक गाली देते तो हमारा ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, ना उनके डंडे में बल है और ना ही उनके बैंक अकाउंट में बल है। लेकिन जो ओबीसी समाज है उसके पास में अथाह संपत्ति है, डंडा भी है, बल भी है, प्रॉपर्टी भी है, बहुत कुछ है। तो आज ब्राह्मण इस बात से तो बिल्कुल बौखला है। तो कब्जा ब्राह्मणों का ही है ना। देखिए, भले कलम पे कब्जा हो, लेकिन कई बार जब लठ का जोर भी चलता है ना, तो कलम भी कई बार होता है, कुछ नहीं कर पाती। और जो कलम की बात कर रहे हैं, कलम का अधिकार बाबा साहब ने दिया, जिस तरह से दिया ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज जिस तरह से उस कलम का अधिकार यूज किया जा रहा है, आप SC/ST पर भी कलम चलाई जा रही है, आपके बहुजन अधिकारों पर भी कलम चलाई जा रही है, आपके बच्चे अगर छोटी मोटी एट्रोसिटी एक्ट में फंसाए जा रहे हैं फर्जी तरीके से लोग। बिहार में पूरे कहाँ पे मुकदमा दर्ज हो गया एट्रोसिटी एक्ट में। देखिए, खबरें जो मीडिया दिखा रही है तोड़ मरोड़ का दिखा रही है, उस घटनाक्रम तक सत्यता पर कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। अरे इतने ही मानववादी सोच है, जब बहुजन समाज के लोग डीजे पर गाने बजाते हैं, अपनी बारात घोड़े पर निकाल, क्यों रोकते हैं? अभी आपने कल परसों घटना देखी होगी, जिस तरह से दलित दूल्हे की बारात निकल रही थी, उसको रोक दिया। अब पता है, एक दलित के दूल्हे मतलब उस पर घोड़ी पर बैठने के पर इतनी आपत्ति, आज बहुजन समाज का कोई व्यक्ति युवा मुंह रख लेता है, उस पे व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन लेता है, उस पे इनको आपत्ति है। तो आप इनकी मानसिकता समझिए, आज ये किसी भी हालत में ये स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं कि आज बहुजन समाज का तबका पढ़ रहा है, लिख रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो आप इनकी पीड़ा को समझिए। जिस व्यक्ति को, जिस समाज को ये अपने पैरों में दबाकर रखते थे और आज वही समाज शिक्षा का अधिकार लेकर इनके सर पर बैठ रहा है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की हो रही है। और जो ओबीसी को इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ओबीसी ताकतवर है इस देश में, संख्या में भी है और धन संपदा में भी है, तो इनको मिर्ची यही लग रही है कि इस ओबीसी को बाहर किया जाए। क्योंकि लेकिन एक बात हो रहा है, मैं ये देख रही हूँ इस आंदोलन में सबसे ज्यादा बहुजन समाज में से कुछ जो ऐसी जातियां वो बहुत ज्यादा इस आंदोलन में, जबकि उनके लिए तो पहले भी प्रावधान था, अब भी प्रावधान है, लेकिन ओबीसी समाज के लोग अब भी बहुत सारे ऐसे जो विरोध कर रहे हैं। और आपने एक इंटरव्यू देखा होगा मेरे NV उस पे चैनल पे, RSS की शाखाओं में जाने वाले कुछ ऐसी जाति के लोग, जो मैंने उनसे इंटरव्यू किया, तो पता है क्या करे, मैडम हमारे साथ में कोई जातिवाद नहीं होता, हम तो बीजेपी के लिए प्रचार करने जाते हैं, गुजरात भी गए, हरियाणा भी गए, राजस्थान भी गए, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं। अब सोचिए वो कौन सी मानसिकता से बोल रहे हैं। जिस देश में जिस तबके के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, और आज RSS बीजेपी उनसे ये बुलवा रही है कि उनके ऊपर अत्याचार शोषण नहीं हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रही, सरकारी आंकड़े आपने बताया अभी, जिस तरह से तमाम लोग बता रहे हैं कि 118% ये बड़े हैं। और बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी है जहां समझौता हो जाता है और वो घटनाएं दबा दी जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय का भी आप प्रकरण देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, JNU की घटना है। और मैं जीता जाता उदाहरण दूंगी, लक्ष्मीबाई कॉलेज में डॉक्टर नीलम मैडम को थप्पड़ जड़ाया गया था एक ब्राह्मणवादी प्रिंसिपल के द्वारा। किस लिए? एक मीटिंग में उन्होंने बिना पढ़े साइन करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई बिना पढ़े मैं किसी भी चीज पे साइन नहीं करूंगा, और इसी बात पे प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा था, मतलब कॉलेज की प्रोफेसर को। तो आप समझिए क्या ये जातिवाद नहीं है? ये जातिवाद नहीं है। इतनी एट्रोसिटी होती है आए दिन, बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं, बच्चों को जानबूझकर फेल किया जाता है, जानबूझकर उनका मनोबल गिराया जाता है, और बात बताया अरे ये तो चूड़ी चमारी से लग रहा है, ये तो चूड़ी चमारी से लग। तो बताइए क्या ये जातिवाद नहीं है? तो ये जातिवाद बहुत बुरा है, और इस जातिवाद को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने 1956 में घोषणा कर दी थी। और आज भी जो बहुजन समाज के लोग इस बात को नहीं मान रहे, मैं कह रही हूँ बाबा साहब का बहुत बड़े स्तर पर बदनाम कर रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से, अगर सही रूप में बाबा साहब का सम्मान करना है तो आप हिंदूवादी व्यवस्था को छोड़िए और बौद्ध धर्म की शरण में आइए और एक मानवतावादी धर्म अपनाकर आगे बढ़िए।